बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हल क्या है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा राना। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2023-24 के हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, जिस तरह से बजट 2023-24 की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और वफाकी हुकूमत 9 जून को ये बजट पेश करने जा रही है, जिसका हजम जो है वो 14,600 अरब और बजट खसारा 7,800 अरब है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बजट में हम आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे और मुल्क की जो मईशत है उसको बेहतर रास्ते पर गामज़न करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ये कहते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मुतवाज़न बजट बनाने की कोशिश की जा रही है और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बजट बना सकें। जबकि शहरी ये कहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, उनकी ज़राए आमदन बढ़ाई जाए और साथ अखराजात जो उनके क़ुव्वत ख़रीद है उसको बढ़ाने के साथ आवाम पर टैक्स का जो प्रेशर है उसको कम किया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अच्छे तरीके से निभा सकें। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हम में मदऊ किया है हमारे इंतहाई मौसस मेहमान हैं। तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर प्रोफेसर ज़मीर अवान, सीनियर तज्ज़ियाकार और रिसर्चर। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर इक़्तिसादी उमूर, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मेहताब हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है माहिर इक़्तिसादी उमूर और सनअतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सबका। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौसस मान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चूँकि आज बात होने जा रही है बजट 2023-24 के हवाले से, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम ज़मीर साहब से। ज़मीर साहब, मुल्क की अगर हम मजमूई सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और जोग्राफ़ी हवाले से सिचुएशन को मद्देनज़र रखें तो आप बजट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, हालात तो बहुत मुश्किल हैं जी, चाहे वो सियासी हालात हों या मुआशी हालात हों। हालात तो बहुत मुश्किल हैं। इन मौजूदा हालात में जो मुमकिन है उस हिसाब से देखा जाए, हुकूमत ने पूरी कोशिश की है। बिलखसूस हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने जो कहा है कि ये कारोबारी और आवाम दोस्त बजट बनाने की कोशिश की है, तो हम इस कोशिश को सराहते हैं। मुश्किलात बहुत होंगी, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपना एक एक बेल्ट का बकल जो है एक एक और टाइट कर लें। वाकई ये हकीकत है, उससे हम फरार नहीं हो सकते हैं। ठीक। लेकिन ज़ाहिर बात है, हुकूमत, एक सियासी हुकूमत जो भी होती है वो ये चाहती है कि लोगों को रिलीफ मिले ताकि उनकी नेक नामी में, उनके वोट बैंक में इजाफ़ा हो। कोई भी हुकूमत, सियासी हुकूमत, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी बदनामी का बास बने। कोशिश ज़रूर की जाएगी लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, डॉक्टर खाकान, आप बताइएगा कि बजट कितना आवाम दोस्त होगा, चूँकि बड़ा मुश्किल सवाल है और आवाम इस बजट से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अभी गुज़िश्ता रात 8 रुपये मज़ीद कमी कर दी गई है इसमें, लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, दालें, आटा, घी, चावल, चीनी, वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं कि इनकी कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। तो आप समझते हैं कि गरीब आदमी को oblige किया जाएगा इस बजट में? सुमारिया, हैप्पी टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड स्पेशली ऑन PTV ग्लोबल। देखिए, सबसे ज़रूरी ये बात है कि हम सब जानते हैं कि बजट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो अगले 1 साल के अहदाफ डिटर्मिन करता है, जो हम कमाएंगे एज अ कंट्री और जो हम खर्च करेंगे। ठीक। मारिया, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बजट इन पाकिस्तान्स हिस्ट्री। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जब हम इंटरेस्ट दे देंगे, यानी कि हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, उनका हमने इंटरेस्ट देना है, ये इतना ही सिंपल है, तो हम एक खसारे में होंगे। फेडरल गवर्नमेंट बोरो करेगी तकरीबन 500 से 1000 अरब रुपया और फिर इस पोजीशन में होगी कि 7,500 अरब का इंटरेस्ट दे सके। अच्छा। उसके अलावा आपकी तनख्वाह, PTV के जितने लोग हैं, ये कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब की तनख्वाह, पेंशन्स, डिफेंस का एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज़, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कंप्लीट, हमारी ग्रांट्स टू द अदर एरियाज, ये सब कुछ कर्जे से पे होगा। ये सिविरिटी है चैलेंज की। तो आपका मतलब है कि ऑर्डिनरी बजट नहीं होगा? ये ऑर्डिनरी बजट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं होगा। अच्छा, ठीक। ये एक इतना मुश्किल बजट है, पाकिस्तान ने ये कभी भी नहीं देखा कि इंटरेस्ट पेमेंट के पैसे भी कर्जे से किए जाएं। सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। अब इसमें उम्मीद जो लोग इससे लगा सकते हैं वो मेरे ख्याल में 3 हैं। नंबर 1,
कि जो पेंशन्स हैं, जो तनख्वाहें हैं, ये बढ़ जाएंगी। अब ये खातिर खा नहीं बढ़ेंगी मेरे ख्याल में। आई थिंक कि हुकूमत सेंसिबली एक्ट करके इनको अगर 15 से 20% बढ़ा देती है तो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू डू। नंबर 2, पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम बहुत सी बुराई करते हैं कि ये अदारा ठीक नहीं है, वो नहीं है, मैं भी करता हूँ। हम मुल्क का पार्ट रहे हैं, मैं मुल्क की फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत अरसा पार्ट रहा हूँ। पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको मैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहता हूँ। आप उसको बिस्प कहें, एहसास कहें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स तक हम जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये सारे वो हैं जो ये हमारे वाले लोग नहीं हैं, ये इससे बहुत नीचे का तबका है। इसका जो मंथली क्वार्टरली पेमेंट है वो बढ़ जाएगी, ये नंबर 2 रिलीफ होगी। ये इसलिए भी कि ये IMF को एक्सेप्टेबल होगा। और तीसरी चीज़ आई थिंक मिनिमम वेज बढ़ जाएगी। ये तो एक डायरेक्ट रिलीफ है। पर जो बाकी हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिले, हमें गैस पे सब्सिडी मिले, ये आई थिंक देनी हुकूमत के लिए मुश्किल होती चली जाएगी और इसको थोड़ा सा संभालने की भी ज़रूरत है। ये आखिरी बात इसलिए करता हूँ, ये अगर संभालेंगे तो ये जो हम सब लोग बैठे हैं ना, इस पे जो कीमतों के बढ़ने का बोझ है जिसका आपने जिक्र किया, वो कैसे कम होगा। हुकूमत अगर अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चों को कम करेगी तो दुनिया में चीज़ें जो आ रही हैं उनकी सप्लाई बेहतर होगी। पाकिस्तान में हुकूमत की मांग टूटेगी तो चीज़ों की कीमतें टूटेंगी। वही ना, डिमांड और सप्लाई में गैप जो है वो कम हो जाएगा। चलते हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग की तरफ। मिर्ज़ा साहब, हम देख रहे हैं कि आम आदमी को अदाद शुमार की कोई समझ बूझ नहीं होती, वो फिगर्स और फैक्ट्स में नहीं पढ़ते और ना उनको अंदाज़ा होता है कि इतने बड़े बड़े जो दिए जा रहे हैं फिगर्स, उनका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि लफाजी को तो वो समझ नहीं पाते हैं। आप क्या कहते हैं कि आपके ख्याल में ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, कारोबारी अबतरी है, ये सूरत हाल बेहतर करने के हवाले से बजट में क्या क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और क्या इक़दाम होने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए जी, ये तो हर साल कहा जाता है कि बिजनेस फ्रेंडली बजट, अवाम दोस्त बजट, और हम भी जब टीवी पे बैठते हैं उस दिन 9 जून को बैठेंगे, यही बातें करेंगे। लेकिन इस बार मेरे जो वर्किंग हम कर रहे हैं या जो देख रहे हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना कि अवाम दोस्त से बिजनेस फ्रेंडली बजट किस तरह से लाया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है टू प्ले। जैसे नजीब साहब ने बतलाया कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको जो बजट में पे करना है वो 5,300 अरब का इंटरेस्ट पे करना है और बगैर दूसरे अखराजात के आपको ये भी पूरा नहीं हो रहा है। इसमें भी आपको 500-700 बिलियन का शॉर्टफॉल है। इसके लिए नए कर्जे लेने पड़ेंगे, डेट आपका इंक्रीज होगा। वही IMF कहती है कि जी डेट जब आप बढ़ाएंगे करंट अकाउंट और बजट का सारा बढ़ेगा, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपकी इंटरेस्ट भी अदायगी के लिए फंड्स आपके पास नहीं है, क्योंकि वो जो आप सूबों को दे देते हैं उसके देने के बाद आपके पास 5,300 अरब 5,000 तकरीबन आपके पास बच रहे हैं और 5,300 आपने मार्कअप के मद में देना है। अब जो आपने सवाल किया है, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल होती है, गरीब अवाम की भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये 290 रुपए के ऊपर बजट कैलकुलेट किया गया है और हमारी मार्केट में 310 रुपए पे ओपन पे डॉलर ट्रेड कर रहा है। और IMF भी यही कहता है कि ये गैप जो 20-24 रुपए का है ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको ब्रिज करना है आपने। तो आप जब भी 1% भी हमारे मार्कअप जो है बढ़ के 21% से जो डिस्काउंट रेट हो गए हैं, तो बैंक के लैंडिंग रेट 24% हो गए। 24% पे मैं खुद सनदकार हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, कोई सनद भी बैंक को सर्विस नहीं कर सकती डेट के ऊपर जो मार्कअप है, ये सस्टेनेबल ही नहीं है। और हुकूमत के लिए भी मुश्किल आया हुआ है कि वो 1% जब मार्कअप बढ़ाते हैं तो तकरीबन 300 अरब रुपए आपके बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपने ये अगर 10% से हमने इसको 20-21 किया है, तो ये तो आप 3,000-4,000 अरब रुपए तो आपके रातों रात आप सो के उठे हैं, तो डेट आपका बढ़ गया है। ये वो कर्जे हैं जो आपने लिए नहीं है, लेकिन डॉलर की मद में
आपकी क्योंकि रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है या आपको बैलेंस शीट में इजाफी देने पड़ रहा है, ये सब वो चीजें हैं जो जनरली पहले नहीं थी इतनी ज्यादा संगीन, जो अब हुई है जी। अब 7,000 आपके 48% पे पहुंच गया, SPI 34%, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अब ये हाइपर इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपका हो गया है। कितना आप दे सकते हैं पेंशन की मद में और सैलरी की मद में, आप इस अफरात-ए-ज़र को काउंटर नहीं कर सकते, इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आप अगर मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं, क्योंकि पेंशन और तनख्वाहें तो गवर्नमेंट मुलाजमिन की आप बढ़ा सकते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर को क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर के लिए आप ये कर सकते हैं कि मिनिमम वेजेस, ऑलरेडी हमारी 25,000 मिनिमम वेजेस हो चुकी हैं सिंध में और पंजाब में, आप वो 32,000 की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब ने कहा कि जी हम मिनिमम वेजेस 32,000 कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं 32 में भी गुजारा नहीं है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट 24 रुपए की मद में, सॉरी 24% मार्कअप के मद में दुगनी हो गई है, और मेरी वेजेस भी अब पहले 20 थी, फिर 25 हुई, अब 32 हुई, तो मैं मुकाबलती नहीं रहा। यही वजह है कि मेरी एक्सपोर्ट करनी शुरू हो गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 19%, और टेक्सटाइल की जो हमारा शोबा है वो 27% एक्सपोर्ट गिरी है, कम हुई है। तो आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, हालांकि आपने बिल्कुल चोक किया हुआ है इंपोर्ट को। बिल्कुल सही फरमाया, ट्रेड डेफिसिट वाकई बढ़ता जा रहा है। अब मेहताब साहब की तरफ हम आते हैं। मेहताब साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी मिर्ज़ा साहब की, आइंदा बजट से अवामी हल्के तो रिलीफ की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि अगर मौजूदा मुश्किल माशी सूरत हाल में हम बजट खसारे पर काबू पा लेते हैं तो आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। डू यू एग्री विद मी? देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो डेट सर्विसिंग और इंटरेस्ट पेमेंट है जी, वो एक्सीड कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट की नेट इनकम को। आपको पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें जो FBR के टैक्सेस हैं वो शामिल होते हैं। ठीक। तो अगर आप प्रोविंसेस को वो शेयर देने के बाद और डेट सर्विसिंग करने के बाद, जो कि 7.5 ट्रिलियन के लगभग जी जो है वो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, चूँकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 21% पे खड़ा है पॉलिसी रेट, तो हुकूमत के पास पहले दिन से वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बजट को जो है डेफिसिट को जो है वो कर सके। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे। तो जिसे इन्होंने बताया, ये तो इंटरनल साइड पे प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें इस साल जो आपका एवरेज इन्फ्लेशन है, जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, वो 29 से 30% का टारगेट है। इस टाइम 34 से 35% इन्फ्लेशन को टच कर चुके हैं आप। अगले साल इन्फ्लेशन को आप 21% से नीचे नहीं ला सकेंगे। एवरेज इन्फ्लेशन अगले साल भी 21% रहेगी। अगर आप 15 से 20% सैलरीज बढ़ाते हैं तो ये एवरेज इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा होगी। तो हमें वो बात करनी चाहिए कि जिससे हकायक लोगों के सामने हो। जी, ये अपनी बेल्ट को टाइटन करने का टाइम है। हमें इस टाइम, और हुकूमत को भी और एक इंडिविजुअल को भी, अपने इनकम को डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है एक आम आदमी का कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जिसको SPI हम कहते हैं, जिसमें 51 आइटम्स हैं, उसकी जो मंथली इन्फ्लेशन है वो 46 से 47% पे खड़ी है। और हाइपर इन्फ्लेशन की अभी ये बात कर रहे थे। हाइपर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो ये है कि जब वो 50% को टच करे तो वो हाइपर इन्फ्लेशन है। तो इस टाइम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने का तरीका ये है कि हम अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें। हाउस होल्ड्स जो है वो अपने घरों के अंदर जितनी वो अपनी ज़ाती किचन की चीज़ें उगा सकते हैं वो उगाएं और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। इसके साथ अपने जो रिसोर्सेज हैं और इनकम है जी, उसको डिवर्सिफाई करें। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। सही सही। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है और एक इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को
अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने की ज़रूरत है। सही सही, बिल्कुल सही फरमाया ज़मीर साहब। वेल बैलेंस्ड पॉलिसीज़ कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं 2023 बजट की ड्राफ्टिंग के हवाले से, चूँकि कोशिश तो यही करनी है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स बिलखुसूस, वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हों और जो गरीब आदमी है उसको भी रिलीफ मिल सके। बुनियादी तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि हमारे हुकूमत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो टैक्स कलेक्शन है जी। तो टैक्स आवाम ने देना है। हुकूमत के पास एक ही तरीका है, टैक्स बढ़ा दे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फॉरेन एक्सचेंज का होता है, जो एक्सपोर्ट से मिलते हैं, डॉलर्स आते हैं या फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं जी। हमें ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि टैक्स हम पे ऑलरेडी इंटरनली बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ख़ासकर पेट्रोल पे और इस तरह इम्पोर्टेड आइटम पे जो ड्यूटीज़ लगा के गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो मैक्सिमम कर सकती थी कलेक्शन कर रही है। मज़ीद बढ़ाने से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मामला है, हमारी एक्सपोर्ट कम हुई हैं, बतदरीज कम हो रही हैं जी, फॉरेन रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं। तो ये हकीकत हमें मद्देनज़र रखते हुए हमें बजट में बैलेंस की जब बात करें तो हुकूमत की मजबूरियों को भी ज़रूर समझें। सही। दूसरी बात ये है कि हम बजट इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, हमें IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, बहुत सी शराइत होती हैं, और हम IMF के एक दफ़ा जंगल में फंस गए हैं ना, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल ज़रूर है। नामुमकिन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर डॉलर की जो प्राइस है मार्केट में, ओपन मार्केट में, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी मुश्किलात हमें हर वक्त जो है मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। सही। मेरे ख्याल में जो बैलेंस बजट की बात जो आप कर रही है ना जी, यकीनी बात है ये पॉलिसी मेजर्स होंगी गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों का रेवेन्यू इनकम बढ़ने की पॉलिसी बनाई जाए, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की बात की जाए। और ये पॉसिबल है कि हुकूमत को इस किस्म के इंसेंटिव दे कि लोग छोटे छोटे काम करके नेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे मेरे कुलीग ने कहा है कि आप किचन गार्डनिंग करके अपनी ज़रूरत की सब्जियां उगा सकते हैं, हाउस होल्ड छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है वो कर सकते हैं। हमने नेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। अब बाकी चीज़ें ये हैं कि किसी मुल्क में भी महंगाई तो हर मुल्क में बढ़ रही है, किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत आके महंगाई ख़त्म कर सके। फरिश्ते भी आ जाएं तो पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती है। हमें इसके अल्टरनेट सोचने की ज़रूरत है। महंगाई ख़त्म करने के लिए, लेकिन कम करने की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा ना। ज़रूरत तो बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि वो शायद हमारे बस की बात नहीं है, उसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसमें IMF का भी बहुत बड़ा किरदार है। IMF के बारे में तो हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर खाकान, सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स की आप बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली जब भी हर साल बजट पेश किया जाता है तो उनकी तवक्कुआत, उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। अब किस रेशो से, किस परसेंटेज से बढ़ेंगी, ये तो जब बजट सामने आता है तो ही पता चल रहा होता है। पेंशन में इजाफा होगा, चूँकि हम देखते हैं महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, उसको तो कोई लगाम देने वाला फ़िलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहा सिस्टम ऐसा। लेकिन जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन हैं, वो साल में एक ही दफ़ा अब बढ़ती हैं। तो ये कैसे इसको जो है वो तरीका इख्तियार किया जाएगा कि बैलेंस रहा, एक तो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन के हवाले से, और जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं वो, और जो लोअर तबका है, जो हम, क्योंकि हम लो टू मिडिल इनकम के लोग पाकिस्तान में ज़्यादा बसते हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा फिर? देखिए, आपने बड़े कलीदी सवाल पूछे हैं। आप चाहते ये हैं कि लोगों की सकत जो है हर साल बरकरार रहे, वही फूड बास्केट ख़रीदने की जो पिछले साल थी। और ये याद रखिए कि महंगाई का जो सबसे ज़्यादा बोझ है ना हमारे, वो गरीब तबके पे पड़ता है। वो इसलिए कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप तो अगर आपकी बड़ी तनख्वाह है तो आप तो शायद 15-20% अपने फूड पे खर्च कर रहे होंगे, पर अगर मैं लोअर इनकम में हूँ तो मैं तो 40 से 50% अपना फूड पे खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं 40 से 50% कर रहा हूँ और वो 50% बढ़ जाए, जैसे मेहताब अभी बता रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन 48% को क्रॉस कर गई है, तो मुझ पे तो बहुत बोझ पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो फूड इन्फ्लेशन को संभालने की ज़रूरत है हाउस होल्ड्स के लिए, और इसके दो तरीके हैं। एक तो शॉर्ट रन में हमें सप्लाईज इंश्योर करनी है, लॉन्ग रन में हमने अपने पहला जो रिफॉर्म है ना पाकिस्तान का कलीदी, वो मैं हमेशा आई एम जगलिंग बिटवीन एनर्जी का रिफॉर्म, क्योंकि उसके से भी बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, और दूसरा बिटवीन एग्रीकल्चर का रिफॉर्म। पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है, सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की वो टूट गई है। वो जितनी आप बढ़ाएंगे
चीज़ों की कीमत उतनी ही कम होती चली जाएगी, बिकॉज आप उसी एकड़ से बहुत ज़्यादा यील्ड ले सकेंगे। बिल्कुल सही। ये है एक्चुअल में लॉन्ग रन में इस चीज़ को हल करना। और लेट्स होप कि अब जो आने वाली हुकूमतें हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब ने वोट करना है, हम पॉलिसी मेकर तो एक साइड पे, हमें हम हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि आप आ रहे हैं, आप इन कलीदी मसाइल को कैसे हल करेंगे। आई थिंक दैट इज़ पाकिस्तान वे ठीक, फॉरवर्ड। सही। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आपसे अब अगला सवाल कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने फरवरी में मिनी बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने सेल्स टैक्स 17% से इंक्रीज़ करके 18% कर दिया था, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उसको उन्होंने 17 से बढ़ा के 25% कर दिया था। लेकिन अब जो बजट पेश होने जा रहा है उस हवाले से ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इसको मेंटेन रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। अगर ये बरकरार रहता है पूरे एक आने वाले साल तक के लिए, तो कितना इकनॉमिकली ये प्रॉफिटेरिंग होगा? ये बहुत अच्छा मेरा आपका सवाल है। इस वक्त IMF ये कह रही है कि आपने पिछले नवंबर से लेके और अब ये जून का महीना शुरू हो गया है, इसमें हमारे कहने पे जो मुतालबात पूरे करे, जो आपने PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया, जो सेल टैक्स आपने बढ़ाया, जो एक मिनी बजट आया था जिसमें हमने सब शोर मचाया था 170 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू का, वो कहते हैं उन सब चीजों को इस मेन बजट में इनकॉर्पोरेट करें आप और फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएं। फाइनेंस बिल के माने जो बजट है जब अप्रूव होता है तो फाइनेंस बिल बन जाता है। अच्छा। उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते आप। तो IMF ये चाहता है कि वो तमाम चीजें जो पिछले 6 महीने में उन्होंने करवाई हैं और हमने मजबूरन करी हैं, उनको रेगुलराइज करके ये फाइनेंस बिल की शक्ल में बजट में ले आए। उसमें 170 रुपए का जो इजाफी था उससे भी IMF खुश नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के जो टारगेट दिए गए थे कि इतना मिल जाएगा, उससे भी वो अदायत नहीं मिले। उसके बाद 17 से 18% सेल टैक्स करा था हमने, उसके भी कुछ हदायत थे, क्योंकि इकोनॉमी तो श्रिंक हुई है, क्योंकि इंपोर्ट तो आपने चौक कर दी है। लिहाजा जब इंपोर्ट ही नहीं हो रही है या कम हो रही है, 1-2 महीने तो सरप्लस रहा, तो ये जो आपके रेवेन्यू मिलता था कस्टम पे, इंपोर्ट स्टेज पे जहां सेल टैक्स बढ़ा देते थे, वो आप लगाने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा IMF ये भी देखना चाहता है कि आपका जो बजट खसारा है वो 4.5 से 5% की बात हो रही थी, वो 6-6.5 से ऊपर जा रहा है। तो इसको कैसे कंटेन आप करेंगे? और राइटली सो, क्योंकि बजट खसारा जो है वो अब हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है, अखराजात तो हम कंट्रोल कर नहीं सके। अखराजात के मद में एक चीज ऐसी है जिसको किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई हुकूमत नहीं कर पाई, वो है पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये 500 अरब रुपए सालाना ब्लीडिंग हो रही है और हम रोते हुए चीखते हुए ब्लीडिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसमें स्टील मिल है, इसमें PI है, इसमें रेलवे है, इसमें वापडा है, डिस्कोस। इनको आप खत्म नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं। प्राइवेटाइज, रीस्ट्रक्चर, बहुत सारे नाम हैं जिससे आप कोई ब्लीडिंग रोक सकते हैं। ये आपके अखराजात कम करने का एक बड़ा वाज़ेह जरिया आपके सामने है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरे जो मेरे भाई ने कहा, मैं टोटली एग्री करता हूं, इंपोर्ट करके फूड आइटम्स, ग्रेन, शुगर, खुर्दुनी तेल, चाय 300 रुपए के डॉलर पे सस्ता आप दे ही नहीं सकते गरीब आदमी, कर ही नहीं सकते आप। लिहाजा ये एग्रीकल्चर को जो निगलेक्ट किया है, पाकिस्तान की ताकत थी एक ज़राई सनती पाकिस्तान, बाबा कौम ने देखा था, यानी ज़राअत से आप चीजें पैदा करें, कॉटन पैदा करें, वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट करें। खाने पीने की अशिया एक वक्त थी कि हम एक्सपोर्ट करते थे, अब आपने 19% टोटल इकोनॉमी में अपनी ज़राअत को ले आए हैं और मैन्युफैक्चरिंग को भी आप 20% मुश्किल अब रह गई है। 60%, 61% आपका सर्विस सेक्टर बन गया है, इंपोर्ट करा और सप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये ट्रेडिंग स्टेट बन गए आप अपनी सकत को, जो पाकिस्तान की ताकत है, उसको भूल के एक नई डगर पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और डगमगा रहे हैं और गिर रहे हैं और हाथ पकड़ने को कह रहे हैं। लिहाजा हमें रिव्यू टर्न करना होगा, हमें एग्रीकल्चर को और मैन्युफैक्चरिंग को वो ड्यू प्रायोरिटी देनी होगी, जिससे हमारी इकोनॉमी
में इंपोर्ट बेस कम होगा, जिसमें आप खाने पीने की अशिया को इंपोर्ट करने के बजाय खुद कफील होंगे, न सिर्फ लोकल सप्लाई करने के लिए बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। You are very right, you are very right. इससे आपको डॉलर मिलेंगे, आप खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करके 300 रुपए के डॉलर पे गरीब आदमी को सस्ता दे ही नहीं सकते। सही, ठीक पॉइंट आ गया मेहताब। चूँकि हमारा असल मसला लिक्विडिटी का ही है और हम ये देखते हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, और हमें रेमिटेंसेस भी जो है वो बढ़ाने हैं। इसी सिनेरियो में हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को करटेल करने की भी ज़रूरत है। अभी इससे पहले मिनी बजट के हवाले से बात हो रही थी कि अगर वजारत ख़जाना के ज़रा ये कह रहे हैं कि अगर इस मिनी बजट को वो जो 177 अरब रुपये का है उसको अगर जम कर दिया जाए, तोसी देने का फ़ैसला भी हुआ है, अगर उसको वफाकी बजट में जम कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफी टैक्स जो है वो सार्फिन के ऊपर आयद हो जाएगा, तो ये ज़्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में हम ये जो विंडो ड्रेसिंग और पैच वर्क है ना, ये सलूशन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मसला पाकिस्तान में ये है कि जो मौजूदा लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, सारे का सारा बोझ उनके ऊपर है और रेट्स बढ़ाते हैं हम। मसलन जीएसटी का रेट हमने 17 से 18% कर दिया जी, लेकिन हम अपनी बेस को डिवर्सिफाई नहीं कर रहे। पाकिस्तान में आप ये देखें कि हम कोई 25 करोड़ के लगभग, जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स आ रहे हैं सेंसस के, रिटर्न फाइलर्स की तादाद कितनी है? 3.5। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो बेस है इसको डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि मसलन एग्रीकल्चर इनकम क्यों, ये ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक वो सब्जेक्ट है कि प्रोविंसेस के पास है जी, लेकिन इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इनकम चाहे किसी तरह की भी हो, ब्लैक वाइट जो भी है, अगर 6 लाख रुपए से ऊपर किसी की इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, पहली बात। एक्सपोर्ट्स का इशू ये है कि देखें, पाकिस्तान में ये गुडी गुडी बातें करनी तो ठीक है, बुनियादी तौर पे हमारी सारी की सारी रिलायंस टेक्सटाइल के ऊपर है। और अगर टेक्सटाइल का आप देख लें हाल, टेक्सटाइल का पिछले साल 570 अरब रुपए की सब्सिडी ली और $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी। अपनी सोल सर्चिंग भी थोड़ी सी हमें जो है ना वो करनी चाहिए। हाँ। जब तक पाकिस्तान में हम डिवर्सिफाई नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स को कुछ और सेक्टर्स को लेकर नहीं आएंगे, उनकी ग्रूमिंग नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ सकती। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एलसीज का है जी, और एलसीज का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। इस मुल्क में इस टाइम जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि हम बियॉन्ड अवर मींस रहते हैं, हम जो टैक्स बेस है उसको नहीं बढ़ाना चाहते, हम अपनी इलीट का जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं करना चाहते। उसके नतीजे में हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो रिजिड है। मसलन मुझे ये बताएं कि 80th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने वो मिनिस्ट्रीज क्यों रखी हुई हैं अपने पास जो डिवॉल्व हो चुकी हैं? तो ये बुनियादी जो रिस्ट्रक्चरिंग है और जो बुनियादी थिंकिंग है उसको जो है वो चेंज करने की जरूरत है। और एक्सपोर्ट्स, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए और वो इमरजेंसी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हो। जी, एक्सपोर्ट्स अगर नहीं बढ़ेंगी, और एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, फिर उसके पीछे हमें जाना पड़ेगा, हमें अपनी एनर्जी सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा, हमें एफबीआर के अंदर इस्लाहात करनी पड़ेंगी, हमें अपने लोगों की ये थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि आप आए तो अपने लिए पैसे एक्सट्रैक्ट करते रहे। ये थिंकिंग खत्म नहीं होगी, एक्सपोर्ट्स कभी भी नहीं बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेगी? जी, जब पूरी की पूरी कौम तैयार होगी इसके सही, लिए। हर इंडिविजुअल उसको फैसिलिटेट करेगा और हर इंडिविजुअल ये कहे कि हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने के लिए चीज़ों में फैसिलिटेशन करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या थिंकिंग है, आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, फैसिलिटेशन नहीं करनी। तो ये बुनियादी पैराडाइम है जिसके अंदर शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादातर फोकस सॉल्यूशंस के ऊपर रखना चाहिए। मसाइल तो सभी को पता होते हैं लेकिन हल की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। ज़मीर साहब, नए बजट में नॉन फाइलर्स जो हैं उनकी मॉनिटरिंग सख्त करने के हवाले से भी इत्तेफाक हुआ है कि वो सख्त होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि नॉन फाइलर्स के साथ लेन देन करने वाली जितनी भी चेन है या जितनी भी कारोबारी कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ तो क्या हम इस मुल्क को, ये जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक कर सकते हैं, इसमें मुआविन हो सकती हैं? ये थ्योरेटिकली तो मेरे हाल में ये एक अच्छी सोच विजुअल थिंकिंग है, लेकिन मेरे हाल में प्रैक्टिकली क्या होगा कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी बढ़ जाएगी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लोग जो है वो इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे और वो उसका ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी मेरे ख्याल में। बाकी ये है कि हुकूमत को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और मैं सपोर्टर हूँ कि लोग फाइलर बने, लेकिन
प्रैक्टिकली मेरे हाल में ये ज़रा मुश्किल काम होगा। वैसे कहीं दो खाने नहीं बने होते दुनिया में, एक फाइलर है एक नॉन फाइलर है, बेसिकली यू शुड बी द फाइलर, यू नो, ऐसा है। देखें, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है जी, वहाँ तो ये पॉसिबल है कि सारा आपका मनी ट्रेल जो है वो मौजूद है, बैंकिंग सिस्टम से होता है। यहाँ पे लोगों ने, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मुझे पता है, मेरे कुछ प्रॉपर्टी वाले दोस्त हैं, वो बताते हैं कि किसी ने एक प्लॉट खरीदना या बेचना है तो वो बोरी में भर के नोट लेकर आते हैं। अच्छा, पूरी बोरी उठा के लाते हैं नोटों की और कैश गिन रहे होते हैं, वो तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल में फिर ये जो ब्लैक इकोनॉमी है, ब्लैक मनी है या अंडरग्राउंड है, ये फिर बढ़ जाएगी। सही। अच्छा, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम का जो नाम है ना, आखिर हल क्या है, मैं ज़रा उसकी तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि मसाइल तो हैं, हुकूमत की मजबूरियाँ भी हैं और आवाम की भी मजबूरियाँ हैं। गरीब आदमी पिस रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें सबसे पहले ना मुल्क में एक सियासी स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होंगे, लोग काम करेंगे, माशी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। अभी हर चीज़ अनसर्टेन है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई नया कानून आ जाएगा। तो हमें ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उससे ये होगा कि हमारा जो बिजनेस मैन है, जो इसमें तजारती तबका है इस मुल्क का, वो भी यहाँ दिल लगा के इन्वेस्ट करेगा और गैर मुल्की भी यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा। सही, वेरी राइट। हमें यहाँ पे ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म हर सतह पे होनी चाहिए, डीप रिफॉर्म होनी चाहिए। उसमें आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को वोट दें जो असम्बली में आके पॉलिसी मेकिंग कर सकें, रिफॉर्म ला सकें, कोई पॉलिसी इंसेंटिव दे सकें। हम अगर पुरानी रवायती सियासत में जाएंगे, फैमिली पे और या बरादरी पे, तो वो जाहिर बात है ये लोग अभी तक और होना भी, ज़मीर साहब, ये होना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ अवाम के मफाद में हैं उनकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, भले कोई भी हुकूमत आए या जाए, इट डजंट मैटर। डॉक्टर खाकान, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन जो है वो महंगाई के तनासुब से बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है, और लेकिन जो मुराद याफ्ता तबकात हैं हमारे, उनके ऊपर जो टैक्सेस की छूट है उसको मज़ीद महदूद करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। तो ये कितना इफ़ेक्ट डालेगा मुल्क की इकॉनमी पर? सुमारिया, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। 1482 अरब रुपया इज़ द एग्जैक्ट नंबर, और ये नंबर चूँकि हमने अपने जो हमारा सर्वे है उसमें इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश किया हुआ है। 1482 अरब की मरात FY22 में, अभी FY23 का भी फिगर सामने आ जाएगा, हमने दी हुई हैं। अब सबसे पहले तो इन मरात पे जाके देखिए, मेरा ख्याल है 600-700 अरब आप वापस ले सकते हैं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ये तय कर लें, मेहताब भाई और मैं हमेशा ये गुफ्तगू करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसमें 3 अरब रुपया कलेक्ट होता है पूरे मुल्क से। पूरे मुल्क से मैं, आप और ये सब लोग मिलकर एनुअली, ये सब लोग मिलकर 7000 अरब रुपया देंगे। इनकी तनख्वाह से काटूंगा मैं, ये कोई चीज़ खरीदने जाएंगे 18% लूँगा इनसे, पर जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो 3 अरब रुपया लूँगा। 7000 अरब एक तरफ और 3 अरब एक तरफ। हम सबको ये अहद कर लेना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है कि ये इस तरह मुल्क चल सके। नंबर 3, आपको ये तय करना है कि 22 लाख रिटेलर है इस मुल्क में, 30,000 टैक्स देता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना। फिर आप कहते हैं IMF बहुत बुरी है, आप कहते हैं वो बहुत बुरा है, उनको छोड़ें, वो तो सब बुरे हैं जी, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम कितने अच्छे हैं। ये एक बात क्लियर सामने आ गई जी। अब आप, इन्होंने प्रॉपर्टी की बात की, ये सबसे कम जिसे कहते हैं ना नो योर कस्टमर वाला है जी। मेरे अब्बा एक जाने पहचाने कार्डियोलॉजिस्ट हैं इस मुल्क के जी। अगर मेहताब भाई मैं उनका अकाउंट खोलने जाऊं किसी बैंक में तो वो उनका शजरा नसब पूछ लेंगे उनसे। हालांकि वो एक जाने पहचाने आदमी है, सरकार से सैलरी लेते रहे हैं, पेंशन भी आ रही है, पर वो पूछेंगे आप पैदा कब हुए थे। यही मैं उन्हें कहता हूं कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी में जाके आपको इसी तरह के कई करोड़ का प्लॉट ले जाऊं तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है। दिस इज योर प्रॉब्लम। दूसरा, मैं आज प्लॉट लेता हूं, मैं 5 साल बाद ये प्लॉट बेचता हूं, मैं क्या टैक्स दूंगा? डबल हो गई उसकी, 0। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स जिसको हम कहते हैं। आप हर तनख्वाहदार आदमी को तो कहते हैं कि हर महीने 10% से लेके 25% तक आप उस पर टैक्स दे दें, ठीक है ना। तो हमने कई आपको अब महीने मुल्क में पोटेंशियल देखिए कि टैक्सेशन में कितना ज़्यादा है। हमने अब मैं इसको अपनी तौर पे देख,
एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हमने आपके सामने रख दी जी। हैं कि आपने एक्सपेंडिचर में कहाँ कहाँ रिफॉर्म करना है। पेंशन्स हैं, जो अदारे चले गए हैं प्रोविंसेस को, उनसे जान छुड़ाइए, बहुत बड़ा वो है। इसी तरह जो कंसेशंस 1482 अरब की दी हुई हैं उनसे जी। निकलिए। जो सेक्टर्स आपने टैक्स नहीं किए हुए उनको जाके टैक्स कीजिए। पर एक मुझे आपने 2 मिनट देने हैं, मैं एक कमेंट करूंगा। Sure. बहुत मुल्क में बात होती है इलेक्टोरल साइकिल की सर्टेनिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ठीक। मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। IMF ने भी अभी यही कहा है, जिस पे एक वावेला सा मुल्क में मचा हुआ है कि उसने पॉलिटिकली क्यों कमेंट कर दिया, उसने यही कहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल साइकिल की सर्टेनिटी क्रिएट करें। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं 14 महीने से हर वेबिनार पे, हर स्पीच में ये बात करता हूँ कि इलेक्टोरल साइकिल, ये सब मैच्योर लोग हैं एंड जी दीज हाँ। आर सीजन्ड पीपल, दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग। राइट। पर मैं आपको एक और जाविया देता हूँ। देखिए, ये जो सारा रिफॉर्म का प्रोसेस है ना, ये चलाना है आपकी एग्जीक्यूटिव ने। हाँ जी। ये आपके पॉलिटिकल लीडरशिप आके लेजिस्लेट तो कर सकते हैं, पर ये प्रोसेस चलाना है आपकी एग्जीक्यूटिव ने। जब तक आप इस एग्जीक्यूटिव को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इसमें कॉम्पिटेंस नहीं पैदा करेंगे, आपने अपनी सोच आउटसोर्स की हुई है। आपकी सोच IMF बनाता है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट बनाता है। आपने कभी मुझसे पूछा पाकिस्तान का प्लान क्या है? हर कोई मुझसे पूछता है IMF क्या करने लगा है राइट, पाकिस्तान के साथ? एब्सोल्युटली राइट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी न्यू गवर्नमेंट विच टेक्स ओवर। कॉम्पिटेंट लोग लाइए, उनको सैलरीज दीजिए। अगर आपका कैमरामैन आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी पड़ेगी ना जी। अगर आपका प्रोड्यूसर आउटस्टैंडिंग होगा तो आपका प्रोग्राम अच्छा चलेगा। इफ जी। यू आर सो दैट इज द, हमें इस माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का एक अपना रोल है एडमिनिस्ट्रेट करने में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, पर सोच तो मैं दे सकता हूँ उस चीज़ में, क्योंकि पेंशन का रिफॉर्म तो मैं दुनिया भर में करता हूँ। पॉइंट आ गया आपका, बहुत अच्छी बात की। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने डॉक्टर खाकान की बात भी सुनी और डेफिनेटली हमारी पहली थॉट यही जाती है कि IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो बजट तजावीज़ हैं वो हमने IMF के साथ शेयर भी करती हैं सो फार अभी तक। तो फिर वो जब IMF की बात करते हैं तो फिर एक सवाल होता है कि IMF के साथ हमारा अभी तक स्टाफ लेवल जो मुआहदा है वो नहीं हुआ, लेकिन अगर हमें चाइना असिस्ट कर देता है, हमें $2 बिलियन दे देता है, दूसरी तरफ हमें UAE है, सऊदीया है, वर्ल्ड बैंक है, पैसे मिलते हैं हमें, तो आप समझते हैं कि ये जो IMF का प्रोग्राम है हमारा ये फिर भी हो जाएगा, इसमें कोई रुकावट फिर बाकी तो नहीं रहेगी? लेकिन IMF के जो ज्यादातर मुतालबात थे वो विलिंगली अनविलिंगली इस हुकूमत ने रोते हुए चीखते हुए पूरे कर लिए हैं जी। अब उनकी 2-3 चीजें हैं जो जिसे कहते हैं पूंछ पर फंस जाने वाली बात है, हमें उसको निकालना होगा। पहली चीज तो यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में उनकी जो फिगर है, जो हमारी फिगर है, उसमें 1-2 अरब का फर्क है। वो कह रहे हैं जी इसके भी हमें इंश्योरेंस दिला दे। अच्छा, हमने जो इंश्योरेंसेस लेने थे सऊदी अरब से 2 अरब, 1 अरब UAE से था और चाइना के रोल ओवर थे, वो कर चुके हैं। तो वी आर फाइंडिंग इट हार्ड कि अब हम मजीद 1-2 बिलियन का इंश्योरेंसेस कहां से कराएं। एक चीज। दूसरे, जो IMF ने कहा है वो सबको बुरा लगा है, लेकिन उसने सही कहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, उल्टे लटक जाएं। आपकी ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, ना लोकल बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सकता है, ना बाहर का FDI आ सकती है, बल्कि हर जगह सवालिया निशान है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कभी को कहते हैं टेक्निकल टेक्नोक्रेट बन रहे हैं, कभी वो कहते हैं जी इलेक्शन है नहीं है। ये सब चीजें जहर कातिल हैं, इनको खत्म करें। ये हुकूमत फिर भी मैं कहता हूं कितना बड़ी ब्लेसिंग हमारे साथ हुई है कि इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं। $120 से ये नीचे आई हैं, जिसके ऊपर इन्होंने टोटल अभी मई में पेट्रोल पे 20 रुपए फी लीटर और डीजल पे 35 रुपए फी लीटर हुकूमत ने रिलीफ दिया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर पेट्रोल की कीमतें $120 से ऊपर जाती तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारा इन्फ्लेशन का क्या हाल होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में हम फेल हो जाते हैं, लिहाजा जब कम हुई है पेट्रोल की कीमतें तो किराए की कीमतें हम नहीं कम कर पा रहे। गरीब आदमी को उसका बेनिफिट उस अंदाज में मुंतकिल नहीं हो पा रहा है। लिहाजा जब भी इस तरह के रिलीफ अगर दिए जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट जहां जहां है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पास ऑन हो। क्योंकि अगर ये बढ़ते तो किराए में इजाफा तो ये लोग दूसरे दिन सुबह कर देते, ऐसा ही है, नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि सब चीज़ों का ट्रिक करेंगे तो आपका अफराद-ए-ज़र पे किसी तरह इम्पैक्ट आएगा, कम होगा। लेकिन अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में कमजोरी दिखाई तो ये नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक बात और बतला दूं कि देखिए पेंशन का हमारे पास इतना बड़ा बम तैयार हो गया है और मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि गरीब आदमी से उसका ताल्लुक है, लेकिन पेंशन की जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है और जो स्कीमें जिसके तहत वो कैलकुलेट होती है, वो आपका सर्कुलर डेट एक दूसरा तैयार है। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है, नजीब साहब से हमारा व्हाट्सएप पे डेली एक्सचेंज होते हैं, उन्हें भी पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी सीरियस है। तो खुदारा अब हम इतने ज्यादा अबतरी की तरफ जा चुके हैं कि एक दूसरे ज्यादा जा नहीं सकते, दूसरे वक्त नहीं है, सही वक्त खत्म हो गया है। लिहाजा आईएमएफ को बिल्कुल करना है हमने। वो दरवाजे डॉलर आने के जो वर्ल्ड बैंक के थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से थे, वो खुलेंगे। कुछ रोल ओवर जल्दी हो जाएंगे आईएमएफ के ग्रीन चिट के बाद, ग्रीन सिग्नल के बाद। और हमारे बॉन्ड जो सॉवरन बॉन्ड है, जो आधी कीमत हो गई है, $1 की 50 हो गई है, और 24 वाले की और 36 वाले की तो 33-34 पे आ गए। जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी ने इन्वेस्ट किया है बेचारे तबाह हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा काम मिलेगा। उनका ये जुर्म था ना कि अपने वतन के ग्रीन झंडे के तहत उन्होंने जमा पूंजी अपनी लगाई हुई है। अब वो बॉन्ड सॉवरन बॉन्ड जो है उसकी कीमतें $1 वाले की 36 की 33 सेंट्स हो गई है और 24 वाले की 50 सेंट्स हो गई है। तो ये तमाम चीजें सियासी से काम आएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ये बॉन्ड्स की मार्केट भी पाकिस्तान के जो बॉन्ड है वो इतने कमजोर नहीं है, लेकिन हालात इस तरह से बना दिए गए हैं और आईएमएफ हाथ हटाता चला जा रहा है। तो मैं आखिरी जुमला मेरा सुने, मैं अभी कल घाना से आया हूं, हमारी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काउंसिल जनरल की बोर्ड मीटिंग एंड रीजनल कॉन्फ्रेंस थी, मैं एज ए स्पीकर गया था। घाना में $3 बिलियन आईएमएफ ने उनको बेल आउट पैकेज दिया है 2 महीने के अंदर, और पहली ट्रांच $600 मिलियन की रिलीज कर दी। जिस दिन मैं आया हूं उस दिन वो रिलीज हो गए थे फंड 6 मंथ रिव्यू के ऊपर। तो हमें भी ये किस्त जारी हो जाएगी बुरी हालत में, हमें भी ये किस्त जारी हो जाएगी फिर? अच्छा ठीक है मिर्जा साहब, ये जो आप बात किए थे ये हमें भी किस्त फिर जारी हो जाएगी, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से किस्त नहीं हुई अभी। नहीं वो आईएमएफ के पहले प्रोग्राम तो रिवाइव होना जी। आईएमएफ का प्रोग्राम ही नहीं रिवाइव हो रहा है और जून में खत्म हो रहा है प्रोग्राम। हाँ जी, तो थोड़े दिन बाकी है। ये खत्म हो गया 30 जून को जी, और हमारा रिवाइव किए बगैर प्रोग्राम आईएमएफ खत्म हो जाता है, ये हमारे लिए एक सेटबैक होगा। वेरी ट्रू, इकोनॉमी के लिए सवाल निशान होगा। स्टैंडर्ड पुअर और फिच और मूडीज ने हमारी जो रैंकिंग नेगेटिव की है वो मजीद इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए कर सकते हैं। सही, गॉट योर पॉइंट। ठीक है मिर्जा साहब, आपका आ गया, बहुत जरूरी है आईएमएफ का प्रोग्राम, आपका पॉइंट आ गया मिर्जा साहब। मेहताब साहब, विफाकी हुकूमत ने 290 जो रुपए है डॉलर रेट पर बजट तैयार करने का एक हतमी फैसला जो है वो कर लिया है। इसमें आपका एक्सचेंज रेट भी आता है, दिफाई बजट भी है, फॉरेन डेट सर्विसिंग भी आ रही है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट भी है, और जो बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी मिशंस भी हैं, उनके लिए ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है उनको कैलकुलेशन में कितना मुआविन साबित हो सकता है, क्या हम किरदार अदा कर सकता है? देखें, बुनियादी तौर पे ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया था कि चूँकि वजह ये है कि अगले साल की जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आईएमएफ क्यों ज़रूरी है? आईएमएफ इस वजह से ज़रूरी है कि आप और हमने रोल ओवर समेत कुछ $25 बिलियन अगले साल में वापस करनी है, डेट सर्विसिंग करनी है उनकी जी, जिसमें प्रिंसिपल और मार्कअप की अमाउंट है। अगर उसमें आप इकॉनमी को इस साल आपने रोक के रखा है अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए, अगर अगले साल भी आप इसको मजीद भी रोक के रखें तो $5 से $7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सही। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जो अगला माली साल है उसके दौरान $32 बिलियन की रिक्वायरमेंट है आपकी जी। आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा तो एक्सचेंज रेट के ऊपर गुफ्तगू करते हुए बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ज़रा एहतियात का मुजाहरा करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्टली लिंक है
आपके डॉलर इनफ्लोज के साथ और डॉलर आउटफ्लोज के साथ। अगर आपके डॉलर इनफ्लोज चोक हुए तो अभी आप देखेंगे इस टाइम इंटरबैंक मार्केट के अंदर और जो ओपन मार्केट है उसके अंदर फ़र्क बढ़ता जा रहा है। सही। अभी ये जो क्रेडिट कार्ड वाला कल स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया है इससे थोड़ा सा बेहतरी आई है, लेकिन ठीक। मसला उस टाइम तक ये ठीक नहीं होगा जब तक हम अपने डॉलर इनफ्लोज को बेहतर नहीं करेंगे, और आईएमएफ के बगैर ये डॉलर इनफ्लोज शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में बेहतर नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली राइट। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना और सैर हासिल गुफ्तगू की हमने बजट 2023-24 के ऊपर। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं आपकी मेज़बान हुमैरा राना और मेरी पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हामिद नासिर।